हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बेगला 137 का जो अभी पेपर लगा है दिसंबर 2024 का, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, ये आपका सब्जेक्ट का नाम है और इसमें 3 घंटे मिलते हैं और 100 नंबर का आपको पता है ये पेपर आता है। दोस्तों, इस पेपर में कुछ खास क्वेश्चन आना पहले से ही फिक्स है और इसके लिए दोस्तों मैंने दिसंबर 2022 के बाद में अब तक जितने भी पेपर लगे हैं ना इस सब्जेक्ट के, वो सारे सोल्व करवा रखे हैं आपके लिए। ठीक है, तो मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी देख लेना, क्योंकि बहुत सारे सवाल है जो एज इट इज़ आ जाते हैं। ठीक है, आपका काफ़ी सपोर्ट मिला और इसी सपोर्ट के नाते मैं एक और वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। चलो दोस्त, स्टार्ट करते हैं। कैसा आता पेपर देखते हैं। देखो, पहला जो सवाल है ना वो एक आरसी आता है, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का आता है। आपको पैसेज पढ़ के कुछ सवालों के उत्तर देने पड़ते हैं। ठीक है दोस्त, तो देखो, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। जो नीचे लिखा हुआ ना उसी में से आपको चुन करके, ठीक है, कुछ सवालों के जो आंसर है वो देने हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या लिखा हुआ भाई? फार बिलो बाउड द गंगा, क्विक एंड क्लियर अबव फ्राउंड द जूटिंग बैंक। ठीक है, देखो ये एक पोयम है 7वीं क्लास में एक पोयम थी हमारे। तो उस पोयम का टाइटल था गोविंदाज डिसाइपल। ठीक है, एक गोविंद है, यहाँ पे एक धार्मिक व्यक्ति रहते हैं और उनका एक शिष्य रहता है। ठीक है, उनके बीच में एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन होता है, थोड़ी बातचीत होती है, तो उसी के बारे में सब बताया गया है। देखो, फार बिलो बोर्ड द गंगा। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? फार बिलो बोर्ड, बो का मतलब होता है झुकना। ठीक है, तो यहाँ पर नदी के कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे कि नदी बह रही है और वो जो धार्मिक व्यक्ति है गोविंदा जिसका नाम है, वो थोड़ी ऊंचाई पे बैठे हैं, पत्थरों पे। ठीक है, तो वैसे नीचे बहता हुआ देख रहे हैं नदी को। क्विक एंड क्लियर, ये बड़ी शांत है। ठीक है, बड़ी काम है। अब वो फ्राउंड द जूटिंग बैंक। तो दोस्तों, ये जो जूटिंग है ये इसका रूट वर्ड है जट, JUT। ठीक है, जटिंग, और इसका मतलब होता है बाहर निकला हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है फ्रॉन्ड का मतलब सिकुड़ना होता है। तो कुल मिला के एक फ्रेजल वर्ब है फ्रॉन्ड द जटिंग बैंक। इसका मतलब क्या है कि जो पत्थर है ना, किनारे के जो पत्थर, गंगा नदी के जो किनारे के पत्थर हैं वो थोड़े सिकड़े हुए हैं। ठीक है, और बाहर की तरफ निकले हुए हैं। राइट, तो मतलब इस फ्रेजल वर्ब का हमें ये मतलब समझना है कि नदी शांत तो है लेकिन बहुत खतरनाक रूप ये ले रही है धीरे धीरे। हिल डार्क विद द वुड्स एंड स्केर्ड विद द टोरेंट्स वर गैदर्ड अराउंड। ठीक है, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना है एक जगह। ठीक है, और टोरेंट का मतलब दोस्त तेज प्रवाह, यानी कि पानी बहुत तेज से बह रहा है। स्केर्ड का मतलब डर लग रहा है। हिल डार्क यानी कि जो पहाड़ी है और उसके आसपास जो लगे हुए घने पेड़ हैं, ठीक है, बहुत अंधकार सा दिख रहा है और डरावना सा एक सीन बन रहा है। गोविंदा, अब देखो यहाँ पे एक व्यक्ति की चर्चा की जाएगी दोस्तों, उन्हीं के बारे में समझेंगे। गोविंदा द ग्रेट टीचर, एक महान शिक्षक। सेट, ये यहाँ पे सिट की सेकंड फॉर्म दी गई है। ऑन द रॉक रीडिंग स्क्रिप्चर। देखो, जैसे कि बाइबल ईसाई धर्म की एक स्क्रिप्चर है, एक होली बुक है, वैसे ही वो एक कोई धार्मिक किताब पढ़ रहे हैं। गोविंदा नाम के एक व्यक्ति है यहाँ पे। ठीक है, वैन रघुनाथ हिज डिसाइबल, तो रघुनाथ उनके शिष्य का नाम, डिसिपल का नाम रहता है। प्राउड ऑफ हिज वेल्थ कैम एंड बोर्ड टू हिम एंड सेड, तो उसको अपनी दौलत का घमंड रहता है। ठीक है, खूब पैसे रहते हैं और वो जब अपने गुरु के सामने, गोविंदा के सामने आता है तो उनके सामने झुक जाता है और कहता है आई हैव बॉट माई पुअर वेल्थ। मतलब उसको ऐसा लगता है कि मैं दौलत से सब कुछ खरीद सकता हूँ, तो अपने गुरु के पास में आना चाहता हूँ, करीब आना चाहता है, गुरु को खुश करना चाहता है दौलत दिखा करके, उसको उनको देख करके। ठीक है, अनवर्दी ऑफ द एक्सेप्टेंस, मतलब आपके लिए तो ये स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि आप तो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी आप इसे स्वीकार कीजिए। ठीक है, अनवर्दी ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब जो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। ठीक है, जिसका कोई कीमत ना हो। दस सेइंग, इसलिए कह रहे हैं ही डिस्प्लेड बिफोर द टीचर ए पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स स्टूडेड विद कॉस्टली जेम्स एंड इमरल्ड्स। दोस्तों, यहाँ पर कुछ मीनिंग है, देख लेते हैं इसका मतलब। स्टड का मतलब क्या होता है? स्टूडेड। ठीक है, स्टड का मतलब होता है वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर अपने गुरु गोविंदा के सामने जो उनका शिष्य रहता है रघुनाथ, वो कुछ सोने रखता है। ठीक है, बैंगल्स, सोने के बैंगल्स रखता है और कुछ रतन रखता है। जेम यानी कि रतन, है ना। एमरल्ड्स, एमरल्ड क्या होता है? एक हरे रंग का एक कीमती पत्थर होता है, वो भी उनके सामने रख देता है।
द मास्टर टुक अप वन ऑफ देम, तो उनके जो गुरु थे गोविंदा, उन्होंने एक पत्थर को उठाया, ट्विलिंग इट राउंड हिज फिंगर, ठीक है, एक रतन या एक पत्थर को उठाया और अपने उंगलियों से उसको घुमाने लगे, ठीक है, जो भी उनका जो शिष्य सामान रखता है, कीमती सामान, तो उनमें से कुछ उठाया और अपनी अंगुलियों से वो उसको घुमाने लगे। एंड द स्टोन्स डार्टेड साफ्ट ऑफ लाइट, तो दोस्तों यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब दी गई है, ये डार्टेड साफ्ट ऑफ लाइट, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो पत्थरों से है ना बहुत चमकीली रोशनी सी निकल रही है, ठीक है, चमकीली रोशनी सी निकल रही है, राइट। अब देखो देखो साफ्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर नैरो होल, यानी कि कोई कीमती पत्थर होगा उसमें नैरो होल होगा, वहाँ से एक प्रकाश आ रहा है। डार्ट का मतलब क्या होता है, अचानक से भेजना वैसे तो, लेकिन यहाँ पे एक ये फिगर ऑफ स्पीच कह लो या फ्रेजल वर्ब कह लो आप, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मतलब एक अलंकार का फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया, आगे अपन देखेंगे। अभी आप समझो कि एक पत्थर उठा है, उसको अंगुली से घुमा रहे हैं और उस पत्थर से एक चमकीली प्रकाश की जो लाइट है वो निकल रही है। अब देखो आगे क्या होता है, सडनली अचानक से, इट स्लिप्ड फ्रॉम, फिसल गया, फ्रॉम हिज हैंड, उनके हाथों से, गोविंदा के हाथों से फिसल गया वो पत्थर, एंड रोल डाउन द बैंक इनटू द वाटर, तो मतलब जो कीमती पत्थर था, जो सोने के जो बैंगल्स थे, उनके हाथों से फिसल गए और वो पानी के अंदर गिर गए। अब देखो यहाँ पे पूरी पोएम नहीं है, पहली बात तो यहाँ पे आपके पैसेज में बस इतना ही दे रखा है, पूरी पोएम नहीं दे रखी है। देखो मैं आपको समझाता हूँ इस पोएम में एक्चुअली क्या कहा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी इनके लेखक है इस पोएम के, ठीक है, और गोविंदास डिसिपल, ठीक है, ये इस पोएम का टाइटल है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, बड़ी शानदार। तो इसमें देखो जो कवि हैं, जो पोइट हैं, वो हमें क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि या तो आप स्पिरिचुअलिटी को चुन लो, ठीक है, आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आध्यात्मिकता को चुन लो, भगवान को चुन लो, या फिर इस मटेरियल वर्ल्ड को चुन लो, जो भौतिक वस्तुएं हैं, ठीक है, सोना, गहना, चांदी, हीरे जवाहरात, मोती, या तो इनको चुन लो या फिर अध्यात्म का सुख ले लो, धार्मिक बन जाओ, ठीक है, लेकिन दोनों रास्ते पर एक साथ नहीं चला जा सकता है। आप ये समझो जिस इंसान को दौलत का बहुत घमंड रहता है, ठीक है, वो इंसान ज़्यादा धार्मिक नहीं हो सकता, ठीक है, उसको पहले ही अपने दौलत का घमंड है, पूरी ज़िंदगी है वो पैसों के पीछे वो भागता रहता है, ठीक है, वो धर्म में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तो इसका मैसेज ये है कि जो आध्यात्मिकता का सुख है, ठीक है, स्पिरिचुअल प्लेजर है, वो कहीं बढ़ के है, किससे, मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती है, जो भौतिक वस्तु होते हैं, उनसे जो सुख मिलता है, प्लेजर मिलता है, उनसे कहीं ज़्यादा सुख है वो स्पिरिचुअल प्लेजर का होता है, आध्यात्मिक सुख बड़ा होता है। ये मैसेज है इसका, समझ गए हो, ठीक है, समझना ज़रूरी है दोस्त, है ना। देखो यहाँ तक आए हो ना, अगर आपको मेरा कहा हुआ पसंद आ रहा है तो दोस्त एक कमेंट आपको ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच बढ़ सके, राइट। और बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा वीडियो। तो चलो इसका पहला सवाल अटेम्प्ट करते हैं दोस्तों। ये जो आरसी आता है, पैसेज आता है, 10 नंबर के इसमें सवाल रहते हैं, 2-2 नंबर के 5 सवाल रहते हैं। तो पहला सवाल क्या है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन, मतलब ये जो कथन है इसका क्या मतलब है, हिल्स डार्क विद वुड्स मीन, ठीक है, इसका मतलब अभी बताया है। देखो गंगा नदी बहुत शांत थी, ठीक है, लेकिन बहुत डरावनी भी लग रही थी वो, और आसपास में अंधकार छा रहा था, बादल छा रहे थे और वहाँ पर घने जंगल थे। तो वही मतलब निकलेगा इसका, इट शोज दैट हिल्स दैट आर कवर्ड और शेडेड बाय द डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट का मतलब है घने जंगल, ठीक है, शेडेड का मतलब छाएदार। द टर्म डार्क, यहाँ पे डार्क शब्द का क्या मतलब है, ये हमें संकेत देता है, इंडिकेट्स दैट द वुड्स, ठीक है, मैं क्रिएट ए शेडोवी इफेक्ट और गिव ए सेंस ऑफ डेप्थ एंड लसनेस। तो मतलब जहाँ पे घना अंधकार छा रहा है, ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे जंगल लगे हुए वहाँ पे, तो वो हमें एक डेप्थ का और लसनेस, हरा भरा और घना अंधकार का हमें संदेशा दे रहे हैं, ठीक है, ये इसका मतलब था। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्त, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज स्कैर्ड विद टॉरेंट्स। ये एक फ्रेज सेंटेंस है, इसका क्या मतलब है, इट रेफर्स, ये हमें बताता है, ठीक है, टू द मार्क्स और कट्स लेफ्ट ऑन द हिल्स, मतलब जो पहाड़ियाँ हैं उनमें कट लगे हुए हैं, चट्टानों में कट लगे हुए हैं। द वर्ड टोरेंट्स, टोरेंट्स का यहाँ पे मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, जो पानी की एक धारा है, स्ट्रीम है, वो बहुत तेज़ी के साथ में बह रही है, ये यहाँ पे टोरेंट शब्द हमें मतलब बता रहा है। आ रहा है ना समझ में, है ना, बताना ज़रूर। तीसरा सवाल देखते हैं, पहले सवाल में वाई डिड गोविंदा थ्रो द गोल्ड बैंगल्स इनटू द रिवर। तो जो रघुनाथ के
जो गुरु थे गोविंदा, उन्होंने जो गोल्ड का बैंगल्स उठाया था, ठीक है, सोने के जो कड़े उठाए थे, उनको नदी में क्यों फेंक दिया? आंसर लिख सकते हो गोविंदा थ्रू। तो आपको टेंस भी यहाँ पे पास्ट सिंपल यूज करना है। द गोल्ड बैंगल्स इन टू द रिवर टू टीच हिज डिसाइबल रघुनाथ द वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअलिज्म अवर मेटेरियलिज्म। तो गोविंदा जो उनके गुरु रहते हैं, है ना, काफ़ी अच्छे संत थे वो, और वो सोने चांदी दौलत को इतना महत्व नहीं दिया करते थे, तो उन्होंने सोने के कड़े उठाए, बैंगल्स उठाए, उनको नदी में फेंक दिया। वो समझाना चाहते थे अपने शिष्य को कि ये जो भौतिक वस्तु से हमें जो सुख मिलता है, मेटेरियलिज्म का जो सुख होता है ना, वो कुछ नहीं है किसके आगे, आध्यात्मिक सुख के आगे, स्पिरिचुअल प्लेजर के आगे कुछ नहीं है, ठीक है, ये सिखाना चाहते थे। व्हाट लेसन डज गोविंदा नोट टीच टू हिज डिसाइबल? तो ऐसा कौन सा जो लेसन पार्ट है वो नहीं सिखाना चाहते थे गोविंदा अपने शिष्य रघुनाथ को? तो क्या नहीं सिखाना चाहता था? मेटेरियल प्लेजर इज ग्रेटर देन स्पिरिचुअल प्लेजर, ठीक है। मतलब उनका जो शिष्य था वो तो मानता है पैसा दौलत सब कुछ है, लेकिन वो ये नहीं सिखाना चाहते थे गोविंदा उनके डिसाइपल को। वो तो ये सिखाना चाहते थे कि जो आध्यात्म का सुख है, धर्म का सुख है, वो सबसे बड़ा सुख है। आगे चलो, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? चलो आगे चलो। वेरी गुड, यहाँ तक अपन ने समझा, आगे भी समझेंगे और पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, पास करेंगे। और कितने नंबर आए हैं जिन्होंने पेपर दिया दिसंबर वाला, वो भी बताना, ठीक है। 5वां सवाल लास्ट है 2 नंबर का, तो 10 नंबर के टोटल सवाल हो जाएंगे। आइडेंटिफाई एंड नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड द स्टोन्स डार्टेड शाफ्ट ऑफ लाइट। देखो मैंने आपको बताया था ये जो आरसी है ना, इसमें एक सवाल ज़रूर रहता है कि एक फ्रेजल सेंटेंस दे रखा होगा, उसमें पूछा होगा कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस क्या होता है। देखो जैसे हिंदी साहित्य होता है वैसे ही अंग्रेजी साहित्य है। तो अंग्रेजी साहित्य में इफेक्ट लाने के लिए, प्रभाव लाने के लिए, एक जो लेखक होता है अपने पाठक के मन में प्रभाव लाने के लिए, ठीक है, लिटरेरी डिवाइस का, साहित्यिक साधनों का प्रयोग करता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? पर्सोनिफिकेशन, मानवीय अलंकार कहते हैं इसको, ठीक है। वैसे तो क्यों? बिकॉज द पोइट हैज़ गिवन द ह्यूमन क्वालिटीज़ टू स्टोन बाई स्टेटिंग दैट द स्टोन वाज मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन। देखो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का मतलब मानवीय अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है? देखो कुछ ऐसी कोई निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग बीइंग को, निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तुओं का गुण देना। जैसे कि चांद बहुत अच्छा लग रहा है, तो भाई चांद है वो कैसे अच्छा लगता, ठीक है, इंसान अच्छे लगते हैं, ठीक है, कोई लिविंग बीइंग अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कोई नॉन लिविंग बीइंग है ना, निर्जीव वस्तु जिसमें जान नहीं है, ठीक है, उसको सजीव वस्तु की तरह दिखाना, उसमें गुण देना, ठीक है, वो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन अपन यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पत्थर को है वो ऐसे बताया जा रहा है कि पत्थर है वो घूम करके नीचे गिर जाता है, ठीक है, और वो पत्थर है थोड़ी देर मतलब नदी के प्रवाह में चलता भी है। तो वहाँ पर ह्यूमन क्वालिटीज़ उसको दे दी गई है, इंसानों गुण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले तो राइट शॉर्ट नोट्स अपने को लिखना है। तो आपके सामने मतलब 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से कोई 2 छांट करके लिख दो जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है, जिसमें नंबर आप खींच के ला सकते हो। तो मैं तो पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, तो सारे ही अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। और ये रिपीट होते हैं बार बार, राइट। तो हर एक सही सवाल के लिए आपको 10 नंबर मिलेगा, तो 2 अटेम्प्ट कर दोगे तो 20 नंबर का इस पूरा सवाल बन जाएगा। देखो रेफुटेशन क्या होता है? इट इज़ ए लिटरेरी डिवाइस, ये एक साहित्यिक साधन होता है, ये टूल होता है दैट इन्वॉल्व्स डिसप्रूविंग एन अपोजिंग आर्ग्यूमेंट। तो दोस्तों जैसे कि कोई लेखक है वो नाटक लिख रहा है, ठीक है, रीडर कुछ और सोच रहा है, ठीक है, रीडर जो सोच रहा है ना उसके अपोजिट उसको बताना होता है, ठीक है, कि भाई नाटक में ऐसा ऐसा आगे होना है और ऐसा इसलिए हुआ है, आप जो सोच रहे हो, रीडर जो सोच रहा है ऐसा नहीं है। तो रीडर के जस्ट अपोजिट जा कर के कोई बात अगर प्रूव करना चाहता है लेखक, तो वहाँ पर रेफुटेशन का यूज होता है। इट कैन बी डिटरमाइन वेदर ए स्पीकर और राइटर सक्सेसफुली कन्विंस एन ऑडियंस। तो यहाँ पे जो लेखक राइटर रहता है वो मतलब अपना जो संदेश है कन्विंस करना चाहता है ऑडियंस के सामने सक्सेसफुली। While using this, we should support our claim with evidence and summarize the importance of our argument। हमारा जो भी आर्गूमेंट है, जो भी हम तर्क कर रहे हैं, ठीक है, पाठक को, ऑडियंस को जो भी बताना चाहते हैं, और तो वो सबूत के साथ बताएं। ऐसा नहीं कि हम उसके ऑपोजिट जाके बोल रहे हैं और हम बता भी नहीं रहे कि हम जो बता रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो क्लेम के साथ बताना चाहिए, एविडेंस के साथ बताना चाहिए, ठीक है। देखो मोनोलॉग क्या होता है? इट इज़ ए लिटरेरी डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स ए सिंगल कैरेक्टर गिविंग ए लॉन्ग स्पीच इन स्टोरी, प्ले, मूवी और अदर ड्रामेटिक वर्क। तो देखो मोनोलॉग क्या होता है? जैसे कोई इंसान है, ठीक है,
वो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर बना है नाटक में, ठीक है, नाटक परफॉर्म हो रहा है ड्रामा स्टेज पे, और वहाँ पे वो अकेला ही बोला जा रहा है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, मोनोलॉग कहते हैं, ठीक है। तो ये मोनोलॉग किसी कहानी के अंदर, किसी प्ले में या फिर मूवी वगैरह में यूज होता है। मोनोलॉग्स आर ए पावरफुल स्टोरी टेलिंग टूल, तो ये कहानी बताने का सबसे पावरफुल टूल है दैट कैन हेल्प, जो कि मदद कर सकता है द ऑडियंस अंडरस्टैंड ए कैरेक्टर्स फीलिंग, एक पात्र की जो भावनाएं होती है, जो मोटिवेशन फील करता है, उसको ऑडियंस समझ सकता है मोनोलॉग के माध्यम से, ठीक है। दे कैन आल्सो हेल्प टू एडवांस द प्लॉट एंड रिवील थीम्स, तो मोनोलॉग के जरिए हम प्लॉट को समझ सकते हैं और थीम को समझ सकते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है नाटक या किसी कहानी में। देखो अब कुछ और बता देते हैं। मोनोलॉग के वैसे 3 टाइप होते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग किसे कहते हैं, ए स्पीच एड्रेसेस टू अनदर कैरेक्टर, ठीक है। तो एक कोई भी कैरेक्टर है वो स्पीच देता है दूसरे पात्र के बारे में कि दूसरा जो कैरेक्टर वो ऐसा है, वो वहाँ गया, ऐसा कर रहा है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी में ये सब चला, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग होगा। सोलिलोक्यू क्या होता है, ये भी मोनोलॉग का टाइप है, वेयर ए कैरेक्टर स्पीक्स देयर थॉट्स अलाउड वाइल अलोन और वाइल द अदर एक्टर्स आर साइलेंट। किसी स्टेज पे अगर कोई ड्रामा चल रहा है तो वहाँ पे अगर एक कैरेक्टर बहुत ज़ोर से चिल्ला करके कोई बात बता रहा, अपने विचारों को रख रहा है, तो सोलिलोक्यू मोनोलॉग कहलाता है वो, और बाकी कैरेक्टर सब शांत रहते हैं। इंटीरियर मोनोलॉग ये किसे कहते हैं, इट शोज ए कैरेक्टर्स थॉट्स फीलिंग्स एसोसिएशंस, तो जो कैरेक्टर है ना उसके जो विचार है, उसकी जो भावना है, वो जिन व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, तो वो उन सब के बारे में बताता है इस प्रकार के मोनोलॉग में, इंटीरियर मोनोलॉग में। तीसरा है दोस्त यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी, ये क्या होता है, इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट मतलब अवस्था, ऑफ बीइंग होने की, नियर इन स्पेस और टाइम, तो समय में अगर कोई चीज़ होने वाली है, घटित होने वाली, वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी का यूज करते हैं, जैसे कि द प्रॉक्सिमिटी ऑफ डेंजर, को खतरे की स्थिति आने वाली है वहाँ पे। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ नेबर्स, तो जैसे कि मेरे जो पड़ोसी घर है मेरे बगल में ही है, ठीक है, और वो एक कतार में एक रो में है, तो मैं वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी का यूज कर सकता हूँ इस वर्ड का। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द मंथ्स, तो जैसे कि अभी दिसंबर चल रहा है ना, तो जनवरी और फरवरी आएगा, तो ये बिल्कुल पास में है, तो यहाँ पर भी महीनों के आसपास होने में अपन प्रॉक्सिमिटी का यूज कर सकते हैं। रिटोरिक, इट इज़ आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज टू परसुएड, मोटिवेट और इन्फॉर्म एन ऑडियंस। तो देखो जैसे कि आपको आप कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई या फिर नोवेल लिख रहे हैं, आपको खुश करना किसी बात से, ठीक है, अपने ऑडियंस को, अपने रीडर को, तो वहाँ पे आप रिटोरिक का यूज कर सकते हैं। या फिर मोटिवेट करना, युद्ध वगैरह में लड़ना है, ठीक है, या फिर इन्फॉर्म कोई सूचना देनी है, वहाँ पे रिटोरिक का यूज होता है अंग्रेजी साहित्य में। इट कैन बी यूज्ड इन राइटिंग, तो लिखने में, स्पीकिंग और आर्ट, किसी भी आर्ट में, स्पीकिंग में और राइटिंग में यूज होता है। इट यूज टू क्रिएट ए डिज़ायर इफेक्ट, जो हमें इच्छित, हमारे जो प्रभाव हैं, जो हम चाहते हैं, है ना, ऐसा इफेक्ट लाना ऑन द ऑडियंस, पाठक के मन में जो हम प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे रिटोरिक का यूज करते हैं। सच एज टू एक्साइट देम, तो उनको एक्साइट करने के लिए, ठीक है, किसी युद्ध में जाने के लिए, वार में जाने के लिए, और किसी एक टॉपिक पर कोई बहुत मतलब गंभीर मसला है उस पर सोचने के लिए रिटोरिक का यूज करते हैं। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। हिंदी वर्ड्स में थोड़ा ज़्यादा यूज कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलो। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन फॉलोइंग सेंटेंस। तो दोस्तों आपके सामने ना कुछ ऐसे वाक्य होंगे, कुछ सेंटेंस होंगे, उसमें आपको ये ढूंढ के बताना है कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है और क्यों यूज किया गया, तभी तो 10 नंबर मिलेगा ना, क्योंकि 5 ही है टोटल, ठीक है, और हर एक सही सवाल के उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। तो पहला क्या है, देखो, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ एंड। भाई ये क्या बात हुई, एक तरफ तो बिगनिंग की शुरुआत की बात कर रहे हैं, एक तरफ अंत की बात कर रहे हैं, तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी हो गए ना दोनों सेंटेंस, ठीक है, दोनों सेंटेंस के पार्ट। तो देखो किसी भी वाक्य में अगर कोई उपवाक्य या सब सेंटेंस जो होते हैं, सब क्लोज जो होते हैं, अगर उनमें आपको विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन महसूस हो जाए, जैसे कि बिगिनिंग भी आ रहा है, एंड भी आ रहा है, जस्ट अपोजिट, तो वहाँ पे ऑक्सीमोरन का यूज होता है, तो आप लिख दो, बिकॉज हियर ऑथर इज यूजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है, तो क्योंकि लेखक है वो आपस में विरोधाभासी जो कथन है उनका यूज कर रहा है। दूसरा देखो, सी इज़ एज स्किनी एज ए टूथपिक, एक लड़की है वो इतनी पतली है जैसे कि टूथपिक की तरह वो दिखती है, ठीक है। तो दोस्तों जब हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने वाले वर्ड भी हमारे सामने होते हैं, जैसे कि लाइक, एज, तो ऐसे वाक्यों में दोस्तों कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा, सिमली, बिकॉज इन सिमली इस अलंकार में, फिगर ऑफ स्पीच में भी कंपेयर करते हैं अपन 2 थिंग्स, 2 वस्तुओं को, यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज।
जैसे कि लाइक और एज दो शब्दों का प्रयोग करके हम दो वस्तुओं के बीच में कंपेयर करते हैं। थर्ड है हैज़ माइक गोट व्हील्स, तो यहाँ पे स्नैक डो की अलंकार का यूज होगा। इसका एक्सप्लेनेशन सुनना ध्यान से। व्हील्स इज यूज टू रेफर टू द होल कार इवन दो इट इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द कार। दोस्तों जैसे कि मैं कार यहाँ पे पूरे कार की पार्ट की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, हैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लच की बात नहीं कर रहा हूँ, सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ, बोनट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ टायर की बात कर रहा हूँ, व्हील की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस टायर के एक वर्ड ने पूरा संपूर्ण अर्थ दे दिया, पूरा मीनिंग दे दिया सेंटेंस का। तो मान लो एक वर्ड है ना, वो अगर पूरे सेंटेंस का मीनिंग दे दे तो वहाँ पे स्नैक डॉगी यूज होता है। आगे देखो, फोर्थ देखते हैं। मॉन इज हंग्री वॉल्फ ही कैन ईट ए लॉट। तो दोस्तों यहाँ पे कोई है ना, इंसान कैसे एक भेड़िया या लोमड़ी हो सकता है लेकिन उसको भूख ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे वाक्यों में हम ज़्यादा प्रभाव दिखाने के लिए हाइपरबोली, फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर सकते हैं। बिकॉज इन दिस वी एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट्स और क्लेम नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली। मतलब यहाँ पे शाब्दिक अर्थ अलग निकल रहा है, शब्दों का अर्थ मीनिंग अलग निकल रहा है, लेकिन उसका वास्तविक मीनिंग जस्ट डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? आगे देखो, द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लू द फूरो फॉलोड फ्री। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टोन सा नहीं दिख रहा है क्या? द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लू द फ्यूरो फॉलोड फ्री। तो दोस्तों इस वाक्य में है ना, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन यूज हुआ है? बिकॉज इट यूजेज सिमिलर फोनेटिक साउंड्स टू क्रिएट एन इफेक्ट। तो लेखक अलिट्रेशन को कब यूज करता है? जब उसको कोई प्रभाव दिखाना होता है फोनेटिक साउंड्स के जरिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कॉलम ए है और कॉलम बी है। ध्यान दो, पहले वाले कॉलम में आपको 4 सेंटेंस दे रखे हैं। ठीक है, 10 नंबर का ये सवाल है और उसके सामने आपके सामने मॉडल वर्ब लिखी हुई है, कुड है, कांट है, मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने को ये मॉडल वर्ब का मतलब पता होना चाहिए, कुड हैव का कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो कुड हैव का पास्ट में यूज करते हैं अपन, है ना, पास्ट में यूज करते हैं। कांट हैव, ठीक है, मतलब कि ऐसा काम जो हमने नहीं किया है, कांट हैव, ठीक है, जो नहीं हो सकता है। मस्ट हैव बीन और मस्ट हैव, देखो मस्ट हैव बीन और मस्ट हैव दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन एक छोटा सा अंतर है, वो समझ लो, नंबर आ जाएंगे। देखो मस्ट हैव और मस्ट हैव बीन ये दोनों ही पास्ट टाइम में, यानी कि भूतकाल में जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है उनके लिए यूज होता है। ठीक है, और मतलब सर्टेनिटी के लिए यूज होता है कि पास्ट में कोई चीज़ है वो निश्चित रूप से घटित हुई होगी, वहाँ पर मस्ट हैव बीन और मस्ट हैव दोनों मॉडल्स का वर्ब का यूज किया जा सकता है। लेकिन ये बीन ये अलग से यहाँ पे आ रहा है, इसका क्या लोचा है? देखो मस्ट हैव बीन कहाँ लगाना है? अगर आपको पास्ट टेंस दिख जाए कहीं पर, पास्ट सिंपल टेंस, वहाँ पे मस्ट हैव बीन लगाओ और मस्ट हैव का आप मतलब इसको छोड़ के लगा दो कि जहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस नहीं है। समझ गए? अब देखो सेंटेंस समझो तब समझ में आएगा। द पेमेंट, पेमेंट क्या होता है? पगडंडी होता है। इज वेल्ट, वेल्ट नहीं है, वेट है। इट मस्ट हैव बीन रेंड ड्यूरिंग द नाइट, तो मतलब ये पगडंडी गीली है। अगले दिन की चर्चा कर रहे हैं दो लोग, ध्यान दो। तो ये पगडंडी गीली है, तो दोनों क्या सोच रहे हैं कि भाई कल रात है ना पक्का से बरसात हुई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, मस्ट हैव बीन का भी यूज कर सकते हो, मस्ट हैव का भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों चूंकि यहाँ पर इट मस्ट हैव बीन रेंड, ठीक है, रेन की यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी गई है, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है, इसलिए मस्ट हैव बीन का यूज होगा, ना कि यहाँ पे मस्ट हैव का यूज होगा। अब दूसरा, द स्टॉर्म स्ट्रक एट मिडनाइट, तो जो तूफान है वो मध्य रात्रि को आया था, मिडनाइट को आया था। व्हेन मोस्ट पीपल मस्ट हैव फास्ट अस्लीप, तो अधिकांश लोग सो गए थे, तो मध्य रात्रि को मिडनाइट में ये तूफान बड़ा जोरदार आया था, ये कहना चाह रहा है। तो देखो पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं अपन, नाइट की बात कर रहे हैं, मिडनाइट की, तो तूफान तो आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसा पास्ट सिंपल टेंस वाला कोई ऐसा लफड़ा नहीं है, तो हम मस्ट हैव का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखो यू ब्लैंक, खाली स्थान भरना आपको, लोस्ट द की, मतलब चाबी है वो खो दी है, तुमने चाबियाँ खो दी है। कांट हैव मतलब तुम खो नहीं सकते चाबी को, या तो हो सकता है वो गाड़ी के अंदर है, ठीक है, या हो सकता है वो किसी और ने खो डी, लेकिन तुम नहीं कर सकते, ठीक है, ये काम तुम नहीं कर सकते। जब ऐसे सेंस में अब पढ़ें तो यहाँ पे कैंट हैव का यूज हो जाएगा। आगे डी देखो, 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले, नोबॉडी
ब्लैंक दे रखा है, इमेजिन हाउ पॉपुलर मोबाइल फ़ोन्स वुड बिकम। तो मतलब 20 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा ये मोबाइल फ़ोन है इतने ज़्यादा फेमस और लोकप्रिय बन जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कुड हैव पॉसिबिलिटी, ठीक है, संभावना को व्यक्त करने के लिए आता है कुड हैव, ठीक है, और पास्ट टेंस में इसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्त, 10 नंबर का है, कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द बेस्ट सुटेबल फ्रेजल वर्ब इन द करेक्ट टेंस। ठीक है, 10 नंबर का सवाल है यहाँ पे। ओके, पहला है आपको क्या करना है, देखो फ्रेजल वर्ब लिखना है आपको, राइट। तो आई हैड वेरी इमेजिनेटिव पेरेंट्स। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं ना काफ़ी मतलब इमेजिनेटिव हैं, रचनात्मक हैं, मतलब सोचते रहते हैं अपने बच्चों के भलाई के लिए। इन दैट दे ऑलवेज, ब्लैंक दे रखा है, खालिस्तान भरना है, न्यू थिंग्स फॉर अस टू डू, मतलब नई चीज़ें करने के लिए हमें कहते हैं क्योंकि वो खुद ही इमेजिनेटिव हैं। वी वर नेवर बोर्ड, हम कभी बोर नहीं होते हैं। तो दोस्तों हमारे जो पेरेंट्स हमारे लिए काफ़ी सोचते हैं क्योंकि इमेजिनेटिव है, तो इस सेंस में थॉट अप आ जाएगा। दूसरा, माई ओल्डर ब्रदर वॉज लाइक ए हीरो टू मी, मेरा जो बड़ा भाई था ना वो मेरे लिए हीरो समान था। ही वॉज समवन, वो एक ऐसा इंसान था, आई ऑलवेज लुक्ड अप टू, मतलब उसे मैं देखते रहता था, एंड रिस्पेक्टेड, उसका सम्मान भी करता रहता था। लुक्ड अप का मतलब ये आपका मतलब केयर करने के सेंस में भी अपन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक आई इन्जॉयड द फिल्म, मैंने फिल्म को इन्जॉय किया सो मच, बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई रियली, ब्लैंक दे रखा है, द यंग बॉय एंड अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू, मतलब मैंने एक ऐसी फिल्म देखी जहाँ पे एक यंग लड़का था और मैं समझ रहा था कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो दोस्तों मतलब किसी चीज़ को एग्जामाइन करते हैं, जब आप किसी चीज़ को जांचते हैं, परखते हैं, समझते हैं, वहाँ पे फिगर आउट का यूज कर सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें चौथा पार्ट है, आई एम हैविंग सम ट्रबल, तो मैं कुछ समस्याओं से गुजर रहा हूँ, ब्लैंक द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसे कि कोई उलझन में फंसे हुए हैं, वहाँ पर भी अपन किसी समस्या का समाधान खोज रहे हैं, वहाँ पर फिगर आउट का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ध्यान देना फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते टाइम आप टेंस भी इसका बदलोगे। ठीक है, अगर नहीं बदल रहा है तो मत बदलो, अब बदलने की नीड है तो बदलो, जैसे कि फिगर आउट लिखा है वैसे तो फिगर आउट होता है। ठीक है, आगे देखो 5वां है, वी वर गोइंग टू हैव ब्लैंक और वेकेशन अंटिल नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे पुट ऑफ का अपन यूज कर लेंगे क्योंकि दोस्तों पुट ऑफ का यूज अपन डिले के सेंस में करता है, किसी चीज़ को पोस्टपोन करना या फिर आगे के लिए सोच विचार के लिए रख देना कि ये बाद में करेंगे। ठीक है, पुट ऑफ वहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द सेंटेंसेज बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन। तो यहाँ पे आपको क्रिया का सही रूप लिखना है, क्रिया का सही रूप लिखना है। द टू लीडर्स, तो देखो कैसे दिमाग लगाना है, पहले तो इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना कि कौन सा टेंस यहाँ पे यूज हो सकता है, और आपको कीवर्ड्स आते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स आते हैं जैसे कि प्रेजेंट टेंस के होते हैं कुछ कीवर्ड्स, ऐसे ही पास्ट सिंपल के टेंस के होते हैं, वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यस्टरडे आता है। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस में ऑलवेज आता है, ऑफ्टन आता है, सेल्डम आता है, राइट। तो ऐसे आप फिर टेंस को समझ जाओ एक बार, फिर आप वर्ब का सही फॉर्म लिख दोगे आराम से। जैसे कि द टू लीडर्स खालिस्तान फॉर टॉक्स लेटर दिस आफ्टरनून। दोस्तों लेटर दिस आफ्टरनून है ना, इससे हमें समझ में आ रहा है कि मतलब अभी तक मीटिंग नहीं हुई है लेकिन मीटिंग होगी। तो दोस्तों लेटर दिस आफ्टरनून ये कीवर्ड है, पूरा कीवर्ड है। ठीक है, जो कि फ्यूचर सिंपल टेंस में ही आता है। तो यहाँ पर अपन हेल्पिंग वर्ब विल लिखेंगे और मीट को अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रख देंगे, विल मीट आ जाएगा। आर यू ब्लैंक माई क्वेश्चन और नॉट, लिसन का यहाँ पे सही रूप लिखना है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो वर्ब का अपन आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। आगे चलो, आई नेवर खालिस्तान वाई वी हैव टू पे सो मच टैक्स, मैं आज तक कभी नहीं समझी कि मुझे इतना टैक्स पे क्यों करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर तो सिंपल सा प्रेजेंट सिंपल है, टेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज हो जाएगा। 4 है इसमें, आई ब्लैंक एनी ऑफ डिकेंस नॉवल। तो दोस्तों चार्ल्स डिकेंस एक फेमस इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े लेखक रहे हैं। ठीक है, तो मैं एनी शब्द देखते ही आपके मन में आया कि यहाँ पे नेगेटिव सेंस बन रहा है, तो यहाँ पे नेवर भी लगा सकते हैं। आई नेवर रीड, मैंने कभी नहीं पढ़ा डिकेंस के नॉवेल्स को। आगे देखो 5वां, नेशनल नो स्मोकिंग वीक। ठीक है, मतलब एक ऐसा हफ्ता है जिसमें ये मैसेज संदेशा दिया जाता है कि भाई स्मोकिंग वगैरह मत करो, राइट, जागरूकता फैलाई जाती है। तो कब आता है, अक्टूबर 24 को। तो दोस्तों कोई चीज़ अगर होने वाली है, ठीक है, यहाँ पे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर सिंपल टेंस भी यूज कर सकते हैं भविष्य में होने वाली घटनाओं को। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज कर दिया, एस या ईएस फॉर्म आप लगा देना वर्ब की। स्टार्ट का बन जाएगा स्टार्ट्स, बस आ जाएंगे नंबर। ठीक है, आगे चलो, यू
ब्लैंक ए न्यू स्कूटर लास्ट वीक एक कीवर्ड है दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने स्कूटर खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे बाइक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी बॉट। आगे देखो, मोन ब्लैंक अस द वे टू हॉस्पिटल, तो मोन ने हमें रास्ता दिखाया, तो यहाँ पे वही पास्ट सिंपल टेंस क्रिया का दूसरा रूप आ जाएगा यहाँ पे। आठवां माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, हरिडली। तो दोस्तों हरिडली मतलब एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है फास्ट मूविंग, तेज़ी से चलना, ठीक है। तो यहाँ पे आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा। अब देखो यहाँ पे ये बढ़िया एक सवाल है, ब्लैंक इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, और क्रिया का सही रूप लिखना, स्विम एक क्रिया है उसका सही रूप लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि क्रिया अगर पहले आती है सेंटेंस में, वर्ब अगर पहले यूज हो रही है तो उसका आईएनजी फॉर्म ही आ जाएगा, स्विमिंग, ठीक है। आगे लास्ट इसमें द फार्मर ब्लैंक ब्यूटीफुल प्लांट्स, तो एक किसान ने बहुत खूबसूरत पौधे हैं वो उगाए, मतलब उगा दिए, पास्ट सिंपल टेंस आ जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखो आर्टिकल्स, ये तो बड़ा आसान है, हर कोई कर सकता है इसे। आप ध्यान रखना, सिंगुलर के लिए ए, ठीक है, और प्लूरल बहुवचन के लिए क्या आता है, ठीक है, वो छोड़ो, आप इतना ध्यान रखो, आप ए और एन का जो यूज है ना, ठीक है, ए और एन का जो यूज है वो अपन सिंगुलर के लिए एक वचन के लिए करते हैं और बहुवचन के लिए द वगैरह कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप एक और बात ध्यान में रखना, ए ई आई ओ यू, किसी शब्द की अगर जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, अगर ए ई आई ओ ये वोवल्स या स्वर आ रहे हैं तो वहाँ पे एन का यूज कर देंगे। ध्यान रखना सिंगुलर ही होना चाहिए, ठीक है, जिसके सामने ए या एन का यूज करोगे आप, जैसे कि सी वांट्स टू बिकम, वो एक इंजीनियर बनना चाहते, तो यहाँ पे ई की ध्वनि आ रही है तो एन लगा दो। माई सिस्टर विल कम ब्लैंक डे और टू, या मेरी जो बहन है वो या तो एक दिन में आ जाएगी या 2 दिन में आ जाएगी, तो एक के लिए अपन ए लिख देंगे। डी है वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, व्यंजन का साउंड है ना, तो यहाँ पे एन मत लिख के आ जाना, ए का यूज होगा। आगे देखो आप, ठीक है, आगे देखो, द गेम हैज़ कम टू एन एंड, ठीक है, तो मतलब जो खेल था वो अब समाप्त हो गया, एन लिख दो आप, ई की ध्वनि आ रही है यहाँ पे। 5th क्वेश्चन है इसमें, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज, देखो द का यूज कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द कोणार्क टेम्पल, तो जो चीज़ विशिष्ट होती है, जो चीज़ यूनिक होती है, दक्षिण अफ्रीका का जो सोना है ना वो पूरी दुनिया में फेमस है, वहाँ पे सोने की खाने हैं, तो द का यूज करके आना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका गोल्ड की क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है। आगे देखो 7वें में 20, देखो 2 पार्ट थे ना 7वें सवाल में, तो पहला पार्ट कर लिया अपन ने आर्टिकल्स का, अब दूसरा पार्ट देखो, अनस्क्रैम्बल द जम्बल अप सेंटेंसेस, इसका मतलब है दोस्तों आपको बिखरे हुए ना कुछ शब्द दे रखे हैं और उनको सही ऑर्डर में अरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस बना देना है, जैसे कि सेव्ड एवरी कॉइन सिंगल ही कॉपर, तो समझ लो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स, इस हिसाब से लिखना है। तो ही सेव्ड एवरी सिंगल कॉपर कॉइन हो जाएगा, ऐसे ही देम फेल एस्लीप बट अंडर ऑफ बोथ ए ट्री, इसका हो जाएगा बोथ, बट से स्टार्ट करेंगे, बट बोथ ऑफ देम फेल एस्लीप अंडर ए ट्री, बट लेकिन दोनों को ही नींद आ गई एक पेड़ के नीचे। तीसरा है डिसअपियर्ड वोक दे अप वैन हैड दियर एक्स, दे एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, डिसअपियर्ड मतलब गायब होना, वोक का मतलब जग गए, तो देखो सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, दे शो वैन दे वोक अप दियर एक्स हैड डिसअपियर्ड, वो जगे, उन्होंने देखा कि उनकी जो कुल्हाड़ी एक्स है वो गायब हो गई है। हॉर्स लव्ड रॉकिंग बॉय, देखो आपने बच्चों के कुछ ऐसे खिलौने देखे हैं क्या, जैसे कि एक घोड़ा है, लकड़ी का घोड़ा, उसके नीचे 2 लकड़ियाँ लगी होती है, मतलब टायर की जगह, ठीक है, और वो घोड़ा आगे पीछे होता रहता है, ऐसे घोड़े को अपन रॉकिंग हॉर्स कहते हैं, समझ में आ रहा है। तो बॉय लव्ड, वो लड़का पसंद करता है रॉकिंग हॉर्स को, मतलब ऐसे घोड़े पे बैठना पसंद करता है जो कि आगे पीछे हिलता डुलता रहता है लकड़ियों के वो सहारे। इसमें 5 है माई लोस्ट आई इन वे द स्टोम, तो इन शब्दों को सही रूप में व्यवस्थित करके लिख दो, आई लोस्ट माई वे इन द स्टोम, मतलब मैं अपना रास्ता भूल गया तूफान में। तो पहले तो आप ये पढ़ना है शब्द और फिर इसका एक अर्थ निकालना, मीनिंग निकालना, पूरा सेंटेंस उसके हिसाब से जमा करके लिख देना।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन पर्सोनिफिकेशन, 150 वर्ड में अपने को आंसर देना, 10 नंबर का सवाल है। तो पर्सोनिफिकेशन अभी बताया, इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ यूज टू एट्रीब्यूट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग दैट इज़ नो ह्यूमन। तो मतलब कोई एक ऐसी निर्जीव वस्तु जिसमें जान नहीं है, जो इंसान नहीं है, ठीक है, उसको इंसानों के गुण दे देना, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीय अलंकार का यूज करते हैं अपन। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्टिव क्वालिटी एक्सेट्रा। तो हमें जब रिप्रेजेंट करना हो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी क्वालिटी को, ठीक है, मतलब किसी निर्जीव वस्तु को अपन इंसानों के गुण दे रहे हैं, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज होता है। दैट इज़ रिप्रेजेंटेड इन दिस वे इट ब्रिंग ए डीपर मीनिंग। तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का अपन गहरे अर्थ लाने के लिए, इफेक्ट लाने के लिए, स्पेशल इफेक्ट लाने के लिए, एंड कनेक्शन लाने के लिए टू द ऑब्जेक्ट और वर्चू बीइंग पर्सोनिफाइड, जो मतलब जिसको पर्सोनिफाई करना है, जैसे कि चांद को करना है, पत्थर को करना है, ठीक है, तालाब को करना है, तो वहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो पर्सोनिफिकेशन के, द फ्लोर्स डांस टू द वाइंड, ठीक है। अब भाई फूल है, कभी नाचते हैं क्या, लेकिन उनको इंसानों का गुण दिया जा रहा है। ऐसे ही आई फेल्ट लाइक द फूड कीप कॉलिंग मी, तो खाना कभी बुला सकता है क्या, लेकिन खाने की गंध ने उसको अट्रैक्ट कर लिया कि भाई भूख लग गई है, अब तो मुझे खा लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन खाने को अपन इंसानों को गुण दे रहे हैं। इसीलिए जो मैंने बताया कि कोई अगर नॉन लिविंग बीइंग है, उसको अगर ह्यूमन अपन कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा। ऐसे ही द स्टार्स वर स्पार्कलिंग एंड विंकिंग एट ऑल ऑफ अस, ठीक है, मतलब जो तारे हैं ना, जो तारे हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं और टिमटिमा रहे हैं, ठीक है। भाई देखता तो इंसान है ना आंखों से, तारों की कब से आंखें हो गई, लेकिन बोलने के लिए, स्पेशल इफेक्ट के लिए अपन पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं। ये शायद लास्ट सवाल है दोस्तों, डिफाइन एनी टू विद एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच आ सकते हैं, जैसे कि हर एक सही सवाल के लिए यहाँ पे आपको 5 नंबर मिलेगा, दोनों अटेम्प्ट कर दोगे तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो सेटायर के बारे में आपको क्या लिखना है, सेटायर देखो हास्य व्यंग्य, घर वाले कभी कभार ताना देते रहते हैं, ठीक है, तो बुरा भी नहीं मानते लेकिन समझ जाते हैं, तो मतलब मजाक मजाक में किसी को ताना दे देना। तो इंग्लिश लिटरेचर में इसके लिए सेटायर यूज होता है। इन इंग्लिश लिटरेचर सेटायर इज यूज्ड फॉर ह्यूमरस टू अटैक ए पर्सन एन आइडिया और बिहेवियर दैट वी थिंक इज बैड और सिली। मतलब किसी व्यक्ति ने हमारे साथ में कोई बुरा व्यवहार किया या बुरा आचरण किया, ठीक है, तो उसका मजाक उड़ाने के लिए ह्यूमरस वे में, मजाकिया ढंग से उसको कोई बात समझाने के लिए हम सेटायर का यूज करते हैं। जैसे कि ए फनी पॉलिटिकल कार्टून एक्सपोजिंग द फ्लोज मतलब कमियां इन ए न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी। तो सरकार की जो कोई नई नीति आती है, पॉलिसी आती है, तो उसको अखबारों में रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर मान लो ख़राब है वो नीति, उससे नुकसान हो रहा है, तो अगले दिन अखबारों में देखते होंगे आप कार्टून, ठीक है, मजाकिया ढंग से सरकार की आलोचना, उस नीति की आलोचना की जाती है, ठीक है। अब दूसरा देखो एंटीथीसिस क्या होता है। इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में एंटीथीसिस इज ए फिगर ऑफ स्पीच होता है। इट इज़ ऑफ्टन यूज, मतलब सामान्यतः यूज किया जाता है टू स्ट्रेंथन एन आर्गुमेंट बाय यूजिंग कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़। तो मतलब अपने वाक्य, दो तर्क वितर्क है ना, उसको मजबूत करने के लिए एंटीथीसिस का यूज किया जाता है। जैसे कि समझो आर्ट इज़ लॉन्ग, एग्जाम्पल भी देना है, आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब यहाँ पे बह रहा है, टाइम बहता नहीं है, मतलब टाइम तो निकलता चला जाता है लेकिन वो क्षण भंगुर होता है, मतलब इसी पल में ख़त्म हो जाता है समय। कोई चीज़ तो हमारे पास में बनी रहती है लेकिन समय कभी रुकता नहीं है, वो तो ख़त्म होता ही रहता है। तो आर्ट इज़ लॉन्ग मतलब कोई चीज़ कोई सीख रहा है, जैसे पेंटिंग सीख रहा है, तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा उसमें मास्टरी करने के लिए, तो वही उसी सेंस में यहाँ पे, ठीक है, एंटीथीसिस का यूज कर सकते हैं, आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग। आगे देखो मेंटोन मनी, इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच, ये भी फिगर ऑफ स्पीच है दैट यूजेज ए वर्ड दैट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद ए कॉन्सेप्ट इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल वर्ड। तो ओरिजिनल वर्ड की जगह, जो हमारा जो ओरिजिनल वर्ड है उसकी जगह हम कोई एक ऐसा शब्द यूज करें जो कि सेम टू सेम उसी का मीनिंग बता रहा है। जैसे कि एग्जांपल में देखो, लव कैन बी रिप्लेस्ड विद हार्ट और क्राउन कैन बी यूज टू मीन किंग और क्वीन। तो जैसे कि लव की जगह हमें कोई ऐसा वर्ड यूज करना जो कि लगभग इसके जैसा ही अर्थ दे रहा है, तो हार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हार्ट भी लव को रिप्रेजेंट करता है, उसी को बताता है। ऐसे ही क्राउन, क्राउन शब्द कहीं पे आ रहा है तो हम राजा और रानी के लिए तो करते हैं, तो वहाँ पे मेंटोन में फिगर स्पीच यूज होता है। आगे चलो सिमली,
तो इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच एंड बाय यूजिंग दिस वी कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। अभी आपको बताया था मैंने सिमिली क्या होता है, जब हम किसी एक वाक्य में दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं और वहाँ पर कंपेयर वाले वर्ड भी दिए हुए होते हैं जैसे कि लाइक और एज, तो वहाँ पे सिमिली इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज होगा। एग्जाम्पल देखो, सी इज एज स्किनी, वो इतनी पतली है टूथपिक जैसी। आगे है एलिगरी। एलिगरी क्या होता है दोस्त? इट इज़ ए लिटरेरी डिवाइस, इट कैन बी ए पोएम, तो एक कहानी के रूप में हो सकता है, कविता के रूप में हो सकता है, एक कहानी के रूप में, ए स्टोरी, और ए पिक्चर, एक तस्वीर के रूप में, दैट कन्वेज, जो बताता है, एन अंडरलाइंग मैसेज, जो मान लो अब जैसे कि पंचतंत्र आपने पढ़ा है, ठीक है, विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ, तो वहाँ पे जानवर बोलते हैं, ठीक है, अब जानवर बोल भी रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं, तो किसी नाटक में, किसी फिल्म में कुछ जो कैरेक्टर होते हैं, चाहे वो इंसान है, जानवर है, पेड़ है, नदी है, तालाब है, कुछ भी हो सकता है, वो एक किसी खास सिंबल को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मान लो कुछ कैरेक्टर है वो सच्चाई को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ कैरेक्टर एविल्स को, बुरी आत्माओं को, बुराई को रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ कैरेक्टर वो डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखो एलिगरी के, एनिमल फार्म, ये एक मतलब नोवेल लिखा गया है किसके द्वारा? जी ऑरवेल के द्वारा। तो इसमें भी जानवरों वगैरह के बारे में बताया गया है, वो आपस में बात कर रहा है, कुछ मैसेज देखना चाहता है, किसी सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, ठीक है। सिंबल क्या होता है? सिंबल अभी तो बताया, सच्चाई हो सकती है, ट्रूथ, एविल, डेथ हो सकता है। ऐसे ही दोस्तों एक और एलिगरी है, बहुत फेमस एलिगरी इंग्लिश लिटरेचर में, द लॉयन, द विच एंड द वार्डरोब, C.S. लेविस के द्वारा लिखा गया है। एलिगरी बड़ा शानदार है, कभी पढ़ के देखना। तो दोस्तों इस तरह से है ना, हमने कंप्लीट कर लिया है BEGLA 137 का जो पेपर था, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखो इसमें कमियां रह सकती है, हालांकि कोई आंसर गलत भी हो सकता है मेरी तरफ से, लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ में आया, अच्छा लगा, पेपर का नेचर कैसा आता है और कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड हुआ, ठीक है, और कितने नंबर आपके आ रहे हैं इस हिसाब से वो मुझे कमेंट में ज़रूर आप बताना, ठीक है। और अपने आने वाले पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करो, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।